बीजेपी संसदीय बोर्ड ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में इसका ऐलान पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया। इसके बाद विजय गोयल ने उनको मिठाई खिलाई। इस मौके पर वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। विजय गोयल का पत्ता कट गया है। विजय गोयल खुले तौर पर सीएम पोस्ट के लिए अपनी दावेदारी जता चुके थे, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा। विजय गोयल को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी। 2 रोज पहले उनके तेवर नरम भी पड़े जब उन्होंने कहा था कि वो किसी भी पोस्ट की दौड़ में नहीं है। दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी को भी ये जरूरी लगने लगा था कि किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव मैदान में उतरा जाए जिसकी साफ छवि हो। सूत्रों के मुताबिक गोयल को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। मोदी, जेटली और राजनाथ को विजय गोयल को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसी जिम्मेदारी के बाद विजय गोयल को मनाया गया और आखिर में यह फैसला संसदीय बोर्ड में लिया गया है, जहां हर्षवर्धन को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश के चुनाव में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन होगा, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मत फैसला किया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए जाने के परिणाम स्वरूप अपनी तरफ से भी हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी पूरी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से भी हार्दिक बधाई देता हूं। तो बीजेपी ने फैसला ले लिया है कौन सा चेहरा उनके साथ होगा जिसकी अगुवाई में दिल्ली बीजेपी चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सुधांशु मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं जो बीजेपी से हैं। सुधांशु जी, आपका स्वागत है दिल्ली आज तक पर। सवाल ये कि क्या डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी को जीत के आसार अब नजर आने लगे हैं? देखिए, भाजपा के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया है। उन्होंने जीत और हार का मूल्यांकन करके यह फैसला लिया है और उनकी समझ में यह था कि इसको करने से दिल्ली निश्चित तौर पे हम लोग जीत पाएंगे और यह निर्णय लिया। और इसके बाद अब हमें लगता है कि हम लोग बाखूबी दिल्ली जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है, ना केवल केंद्रीय सरकार के कुशासन से, दिल्ली सरकार के कुशासन से भी। भ्रष्टाचार की यहां पराकाष्ठा है। यहां पे विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा है और असली विकास हो नहीं रहा है। और असली बात है कि संवेदनहीन सरकार जो है 15 साल से चल रही है। तो दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। उनको एक नई आशा की किरण चाहिए। महंगाई इस समय आसमान छू रही है। आंतरिक सुरक्षा को ले लीजिए, महिला की सुरक्षा को ले लीजिए, हर फ्रंट पे दिल्ली की सरकार जो है वो फेल है। इसलिए मुझे कोई संशय ही नहीं है कि दिल्ली हम लोग जीतेंगे। लेकिन जो डैमेज हुआ है आपके जो चुनावी संयोजक जो उस पद से इस्तीफा देने से लेकर 2 महीने पहले आज तक की बात की जाए, जो कुछ हुआ पिछले 2-4 दिनों में, जो डैमेज हुआ है, क्या पार्टी उससे उबर पाएगी दिल्ली के अंदर? मुझे नहीं लगता कि कोई डैमेज जिसको कहते हुआ है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा लगातार पार्टी जो है अपने कार्यक्रमों में लगी रही। अभी 17 से लेकर 21 तारीख तक इतना सफल घर घर चलो का जो कार्यक्रम हुआ है वो अभूतपूर्व कार्यक्रम था कि 11,673 पोलिंग बूथ पे, हर पोलिंग बूथ पे भाजपा कार्यकर्ता निकल के अपने अपने जिम्मे के घरों तक गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है भाजपा के लिए। तो जिसको आप कह रहे हैं डैमेज होने का, क्योंकि डैमेज की कोई चीज ही नहीं है। इस समय दिल्ली की जनता जो है वो ही जिताने को तैयार बैठी हुई है, क्योंकि आक्रोशित है कांग्रेस से और भाजपा की। लेकिन सुधांशु जी, यही तो बात बीजेपी को लेकर कही जाती रही कि जनता कांग्रेस से नाराज है, लेकिन उस नाराजगी को भुनाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है। जिस तरह से अभी बात की जाए, जो कुछ हुआ है उसको सही तरीके से भुनाने में, बल्कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आपको प्रोजेक्ट करती रही, ओवर प्रोजेक्ट करती रही इस पूरे मामले में। आप इसमें एक चीज और समझ लीजिए जी, इतिहास जो है पिछले दिनों का वो इस बात की पुष्टि नहीं करता जो आप कर रही हैं। देखिए, चालू करते हैं, हम लोग कॉर्पोरेशन का चुनाव जीते, उसके बाद हम लोगों का जो बाई इलेक्शन हुआ, हम दोनों बाई इलेक्शन जीते और अभूतपूर्व मार्जिन से जीते। उसके बाद डूसू का चुनाव हुआ, वो जीते। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ, वो जीते। अगर भाजपा कांग्रेस की विफलता को भुनाने में असफल होती
लेकिन तो ये सुधांशु सारे जी, चुनाव हर कैसे चुनाव जीत के जाते मुद्दे हैं? अलग अलग आज होते युवा हैं जी। अग्रीड, आप देखिए, लेकिन ये मुद्दे हर वर्ग को इसमें है। जैसे युवा वर्ग, लोगों को था कि युवा वर्ग का आकर्षण जो है भाजपा के लिए नहीं है। अगर युवा वर्ग का आकर्षण भाजपा के लिए नहीं होता तो 200 कैसे जीत गए हम लोग? जी। आपने कहा, लोगों ने कहा माइनॉरिटी जो है आपसे बिखरी हुई है। अरे गुरुद्वारे का चुनाव कैसे जीत गए? बाय इलेक्शन कैसे जीत गए? और कॉरपोरेशन तो सारी दिल्ली का था। अगर मुद्दे अलग होते तो भाजपा के प्रति लोगों का आकर्षण कैसे हो जाता? तो ये सब एक जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन है सिचुएशन का, कोई प्री डिटरमिन्ड माइंड से। दिल्ली की जनता के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है कि वो त्रस्त है। आप महंगाई देखिए ना, क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है महंगाई की? आज बिजली के दाम ले लीजिए, आज पानी का देख लीजिए, बिजली के दाम की क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? सिर्फ यही ना कि सरकार जो है बिजली की कंपनियों से मिलके इस समय उन्होंने फर्जी अकाउंट बना के दिल्ली की जनता पे करोड़ों करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया। आप उस गृहिणी से पूछिए ना, जब उसका बिल आता है करंट लग जाता है उसको। तो आज ये जो मुद्दे हैं, महंगाई का देखिए, 100 रुपए प्याज छू गई। तब तो 25 रुपए प्याज की बात करते थे, आज 100 रुपए की प्याज है। आप इस मुद्दे को कैसे सोचते हैं कि जनता के दिल में नहीं लगेगा? तो बिल्कुल कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार विफल रही है। भाजपा की तरफ से सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम बातें सामने रख रहे हैं। साथ ही अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। आपका स्वागत है दिल्ली आज तक पर। आगे दोनों खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। जो सब हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स हैं, सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से उनका नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सर्वसम्मति से मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक साधारण स्वयंसेवक को, तो दिलचस्प मोड़ पर है दिल्ली का दंगल, क्योंकि आज एक अहम फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस से हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 3 बार से दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतते आई मुख्यमंत्री बनी रही हैं वो। अब ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन बना मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, किस तरह से देखते हैं ये मुकाबला इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, ऐसा है पूर्णिमा जी कि जो चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे मुखौटा, ये भारतीय जनता पार्टी का कुछ चलन हो गया है। साथ ही साथ सीएम इन वेटिंग और पीएम इन वेटिंग इनके यहाँ एक परंपरा बन गई है। जिस चेहरे को इस्तेमाल कर लेते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, फिर एक नया चेहरा आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई विश्वसनीयता इनकी अपने नेताओं पर रुकी है, क्योंकि पिछले दिनों जब पहले एक बार सत्ता में 93 से 98 में आए तो 3 चीफ मिनिस्टर बदले, फिर खुराना जी को भी दिल्ली से बाहर कर दिया। अब पिछली बार सीएम इन वेटिंग के नाम पर श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को इस्तेमाल किया गया। अब श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी कहीं किसी ग्राफ में नहीं है। अभी पहले एक जोड़ी आई, सुधांशु जी वहां बैठे हैं, विजय गोयल और सुधांशु मित्तल की। अब सुधांशु जी का पहले इस्तीफा हो गया, फिर उसके बाद अब विजय गोयल जी की को भी कह दिया गया कि भाई ग्राफ में आप ऊपर हैं। और मुझे नहीं पता कि वो इनके अपने जो आंकड़े थे वो ये बता रहे थे कि विजय गोयल जी कहीं ना कहीं जो उनकी लोकप्रियता है वो ऊपर है, लेकिन अब श्री हर्षवर्धन जी का चेहरा सामने आया, तो इनको अपने ही नेताओं पे विश्वसनीयता नहीं है। अपने नेताओं पे ही विश्वास नहीं है तो दिल्ली की जनता उन नेताओं पे कैसे विश्वास करेगी, मैं समझ नहीं पा रहा। पार्टी क्योंकि लगातार जो ये विपक्ष की बात की जाए, कहना ये है कि पार्टी कंफ्यूज है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आपके अपने सर्वे की बात की जाए, आप एक बढ़िया बेहतरीन इलेक्शन मैनेजर के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले विजय गोयल ने ही एक सर्वे सामने रखा, कहा कि अगर पद की बात की जाए तो विजय गोयल को 20% वोट दिए गए थे, विजेंद्र गुप्ता को 9% और सबसे निचले पायदान पर थे डॉक्टर हर्षवर्धन 4% वोट के साथ। आप खुद समझते हैं इन तमाम आंकड़ों की बाजीगिरी को, किस तरह से देखते हैं? पार्टी कंफ्यूज है, जो खुद फैसले नहीं ले पा रही, खुद समझ नहीं पा रही क्या करना है। देखिए, पार्टी के सामने 2 विषय थे कि चुनाव में किसी चेहरे के साथ जाना है या नहीं जाना है। फिर दूसरा विषय यह था कि अगर चुनाव में चेहरे के साथ जाना है तो किस चेहरे के साथ जाना है। तो पहला निर्णय तो यह हुआ कि भाई चेहरे के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आपका नेतृत्व कौन देने वाला है। फिर यह रहा कि कौन चेहरा होना चाहिए।
भाजपा का संसदीय बोर्ड जो है उसमें एक से एक सक्षम नेता हैं हमारे वहां पे, जिन्होंने नेतृत्व के विषय पे सारे पहलुओं को देखा है। वो चाहे प्रशासनिक पहलू हो, वो चाहे संगठनात्मक पहलू हो, वो चाहे सारे सब विषयों को लेके उनका एक मत बना और जो उन्होंने तय करा वो सामने आ गया। तो अब जो कंफ्यूजन भी रहती, जिसको कहा जा रहा है ना कि भाई भाजपा कंफ्यूज्ड है, अगर कोई कंफ्यूजन रहती तो वो भी आज तय कर लिया कि भाई इसमें कंफ्यूजन ना रखिए, ये एक तो हम चेहरे के साथ जा रहे हैं और ये हमारा चेहरा है। अब उनके विवेक पे कोई टीका टिप्पणी करना ये तो अच्छा नहीं है। मुझे मानना है कि संसदीय बोर्ड जो है वो बहुत ही सक्षम एक बोर्ड है और उसमें उन्होंने सही फैसला करा है। और डॉक्टर हर्षवर्धन का जो इतिहास, राजनीतिक इतिहास है, उसके बारे में आप सब जानते हैं। एक बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व है उनका, लंबा राजनीतिक जीवन है, एक अच्छी छवि है और इतने सालों से वो दिल्ली की जनता की सेवा करते रहे हैं। और पार्लियामेंट्री बोर्ड को लगा कि ऐसे चेहरा जो है वही वो मुख्यमंत्री का हमारा दावेदार होगा। अनिल जी, बीजेपी का विश्वसनीय चेहरा सामने है, डॉक्टर हर्षवर्धन, चुनौती क्या नहीं होगी आपके लिए? देखिए, मैंने ये कहा कि बीजेपी के, और आपने भी बताया बीजेपी के अपने सर्वेक्षण में उनकी कितनी लोकप्रियता है वो आपने देखी। मैं इनके चेहरे पे नहीं जा रहा कि कौन चेहरा कौन मुखौटा ये सामने रखते हैं, वो इनकी अपनी पार्टी का फैसला है, हमें उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि जिस चेहरे को पहले श्री विजेंद्र गुप्ता जी को अध्यक्ष बना के लाया गया, उन्हें कहा गया कि फिर अचानक ही वो चेहरा चेंज हुआ, विजय गोयल जी और सुधांशु जी की जोड़ी मैदान में आई। अब क्या मैं समझ नहीं पाया कि इनके नेताओं का फैसला, क्या इनको विजय गोयल जी पर विश्वसनीयता नहीं थी, या यह यहाँ पे इस तरह का नेतृत्व चल रहा है कि जो लोग हाईकमान में इनके यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने नुमाइंदे या अपने अपने जिनको कह सकते हैं अपने अपने डमीज को कहीं ना कहीं सामने रख रहे हैं कि उनके हर एक को लगता है कि मैं अपने किसी चेहरे को फ्रंट रन में ले आऊं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जो फैसले हो रहे हैं, जिस फैसले पर इनका सर्वेक्षण ही मोहर नहीं लगा रहा, तो उस फैसले पर दिल्ली की जनता क्या करेगी? मैं कोई टीका टिप्पणी श्री हर्षवर्धन जी के चेहरे पे नहीं कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन इनका अपना सर्वेक्षण उनको लोकप्रियता में कहीं नहीं मानता। तो शीला जी की विश्वसनीयता बहुत बड़ी है। हम 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री के साथ चुनाव में जा रहे हैं और हमारे यहाँ विश्वास किया जाता है नेतृत्व के द्वारा हमारे नेताओं पर। यहाँ वो अभाव नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ऊपर तय नहीं कर पा रहे हैं हाईकमान इनके, कि हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि अपना कोई ना कोई नुमाइंदा वहां जल्दी से बिठा दिया। बिल्कुल, तो अपने नेता पर भरोसा बीजेपी में नहीं है इस बात को लेकर, और यही वजह है कि आपसी नजदीकियां और दूरियों को लेकर ये पूरा फेवरेट गेम चलता रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है या फायदा होगा, वो वक्त के साथ पता लगे। लेकिन फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आगे इस पर रिएक्शन लेंगे सुधांशु जी से। अब देखते रहिए दिल्ली आज तक, फौरन लौटेंगे। सुधांशु मित्तल और अनिल भारद्वाज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, ब्रेक पे जाने से पहले अनिल जी ने कहा कि पार्टी के पास ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना दिल्ली को लेकर कोई व्यू है, आगे फ्यूचर को लेकर इसी अदला बदली को लेकर पार्टी उलझी हुई है। पूर्णिमा जी, अभी अनिल जी कह रहे थे कि भाई इनके पास एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है शीला जी का और हमारे पास चेहरा नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सब सर्वे में आपने देखा होगा शीला जी और विजय जी का चेहरा बराबर लोकप्रियता के अंकों में आता था। अब ये दिखाता है कि शीला जी कितनी लोकप्रिय हैं। कोई जना भी अगर सेफोलॉजी जरा भी जानता है तो उसको पता होगा कि जो चीफ मिनिस्टर 15 साल से दिल्ली में है उसकी एक रिकॉल वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन सुधांशु जी, आपने विजय गोयल को मौका नहीं, आपकी संसदीय बोर्ड में विजय गोयल को मौका नहीं दिया गया। मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमारे यहां यह माना जाता है सेफोलॉजी में कि 38% से किसी भी चीफ मिनिस्टर की अगर नीचे लोकप्रियता आ रही है तो इसके मतलब वो लोकप्रिय ना हो कि अलोकप्रिय हो रही है। और यहां तो लोकप्रियताओं की 22% पे आ रही है। तो शीला जी का तो ग्राफ इतना नीचे है, इसी को लेके कांग्रेस आशान्वित थी कि वो जीतेंगे, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे तो बिल्कुल ही पिटे हुए हैं। उनको लगता था लेकिन हमारा चेहरा है। अरे हमारे यहां तो विजय गोयल जी उनके बराबर थे और 22% पे उनकी लोकप्रियता थी। अब तो हर्ष जी आ गए, वो तो उनसे कहीं आगे होने वाले हैं।
लोकप्रियता जो होती है उसकी रिकॉल वैल्यू उसके साथ होती है जिसका चेहरा आप लगातार देखते हैं। लेकिन ये वहां दिलचस्प पे बात है कि बीजेपी जब का ही अपने मुकाबला नहीं सर्वे कर की पाएगी बात आती है तो आप जवाब देने से बचते हैं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री की जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। देखिए, अभी जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि विजय जी का ग्राफ बराबर था, जी, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि भाई इनके यहाँ ऐसा फैसला हुआ। अब सुधांशु जी के अंदर जो दिल में है वो जबान पे शायद कुछ और है। और मैं समझता हूं कि जो सच है वो ये है कि दिल्ली की जनता में हर क्षेत्र हर वर्ग में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का अपना एक बिल्कुल। और जनाधार है। सच सामने आने का कामडाउन भी शुरू हो गया है। कौन कितना लोकप्रिय है, वक्त के साथ वक्त कम है। सुधांशु जी, अनिल जी, वक्त कम है, रोकना पड़ेगा यहीं पर। लेकिन कौन कितना फेवरेट है, कौन कितना लोकप्रिय है, किसके फैसले कितने सही है, वक्त के साथ साफ हो जाएगा, क्योंकि फाइनल कामडाउन शुरू हो गया है। चुनाव बस कुछ ही वक्त है, नतीजे आने में भी देखते हैं किसके दावों में कितना दम होगा। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए दिल्ली आज तक।